कुंतीपुर नामक एक छोटे से गांव में गोपाल अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहता था। गोपाल के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, इसलिए वह धनराज के यहाँ मजदूरी करता था। उसकी पत्नी सुषमा एक बड़े जमींदार के घर पर साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर खूब मेहनत करते थे और अपने बेटे राहुल के साथ कठिनाई भरा जीवन व्यतीत करते थे। यूं तो हमेशा ठंडी के समय -5 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज्यादा घट गया था, जिससे ठंडी भी बहुत जोरों से अपना कहर ढा रही थी। इस वजह से कुंतीपुर गांव के लोग बहुत ही ज्यादा ठंडी के कारण डरे हुए थे और परेशान थे। दिन हो या रात, लोग ठंडी के कारण बहुत परेशान थे। हे भगवान, यह कैसी लीला है आपकी। देख रही हो सुषमा, इस साल कितनी ज्यादा ठंडी पड़ रही है। इतनी कड़ी ठंडी में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही पैर ठंडी के मारे जमने लगते हैं। इतनी ज्यादा ठंडी में तो घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा। न जाने इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। ठीक है सुषमा, अब मैं काम पर चलता हूं, नहीं तो सेठ गुस्सा करेंगे। राहुल बेटा, तेरे पापा काम पर चले गए और मैं भी अब जा रही हूँ काम पर। तुम घर का ख्याल रखना और घर से बाहर मत जाना। मैं जल्द ही आ जाऊंगी। ठीक है मम्मा, मैं घर से कहीं नहीं बाहर जाऊंगा, तुम जल्दी आ जाना। बेटा, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, तुम टाइम पर खाना खा लेना। अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर सुषमा भी काम पर निकल गई। थोड़ी ही देर में सुषमा जमींदार के घर पहुंची। जमींदार, जो स्वभाव से बेहद कठोर और क्रोधी था, अलाव के पास खड़ा हुआ अपने सेवकों पर चिल्ला रहा था। तभी जमींदार की नजर सुषमा पर पड़ी और वह सुषमा के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, अरे सुषमा, इतनी देर से आ रही हो? तुम्हें पता भी है कि इस ठंड में मेरे आदमी घर का काम जल्दी खत्म करना चाहते हैं। लगता है काम की कीमत नहीं समझती हो। मालिक माफ कीजिए, आज ठंड इतनी ज्यादा थी कि जल्दी उठ नहीं पाई, लेकिन मैं जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी। बस बहाने बनाना तो तुम्हें आता है। अगर आज से काम में कोई भी कोताही हुई तो तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। याद रखना, तुम्हारी जगह लेने वालों की कमी नहीं है। जमींदार की ये सब बातें सुनकर सुषमा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसकी मजबूरी थी। वह चुपचाप अपना काम करने ही जा रही थी। तभी वहां जमींदार की पत्नी ठकुराए ना जाती है। क्यों डांट रहे हो उसे? इतनी ठंड में वो भी इंसान है, काम करने आई है। आपको थोड़ा सा भी दया नहीं आ रही है इसके ऊपर? तुम्हें नहीं समझ आता, ये लोग हमारी सहानुभूति का फायदा उठाते हैं। इन्हें समय पर सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो ये हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगेंगे और कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे। सुषमा ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुका लिया और अपने बेटे राहुल को सोचते हुए जल्दी जल्दी काम खत्म करने में लग गई। लेकिन उसके मन में जमींदार के व्यवहार को लेकर आक्रोश पनपने लगा। इधर गोपाल ठंड से कांपते हुए धनराज के घर पर मजदूरी कर रहा था। धनराज अपना काम कराने के लिए गोपाल और कुछ और मजदूरों को सख्त निगरानी में रखता था। अरे गोपाल काम ठीक से कर रहा है या ठंड के बहाने सुस्ताने की कोशिश कर रहा है? मैं मुफ्तखोरी बर्दाश्त नहीं करता। याद रहे, अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं एक भी रुपया नहीं दूंगा। नहीं मालिक, पूरी मेहनत कर रहा हूँ। ठंड बस थोड़ी ज्यादा है, इसलिए हाथ पैर जम से रहे हैं। लेकिन आपका काम मैं पूरा करके ही जाऊंगा, आप चिंता ना करें मालिक। गोपाल के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। सुबह से ही ठंड में काम करते करते उसके हाथ अकड़ गए थे, लेकिन उसे अपने बेटे राहुल और सुषमा के लिए कमाना था। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उनका सहारा है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? इतने ठंडे मौसम में भी काम करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैंने काम छोड़ा तो सेठ मुझे काम से निकाल देगा और घर कैसे चलेगा? दिन धीरे धीरे ढलने लगा। गोपाल ठंड में किसी तरह काम निपटाकर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन धनराज ने उसे और देर तक रोक लिया। आज का काम पूरा करके ही जाना, नहीं तो कल से मत आना। अगर थोड़ा सा भी काम छूटा तो समझ तेरी नौकरी गई। जी मालिक, आज मैं आपका पूरा काम निपटा के ही घर जाऊंगा। गोपाल मन ही मन धनराज को कोस रहा था,
लेकिन उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसकी मजबूरी ने उसे चुप करा कर रखा था। और इधर भी कुंतीपुर गांव में ठंड अपने चरम पर थी। गांव के लोग ठंड से कांपते हुए अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। अलाव जलाना भी मुश्किल हो गया था क्योंकि सूखी लकड़ियों की कमी हो गई थी। गरीब परिवार तो और भी ज्यादा परेशान थे। वे 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा रहे थे। गांव का चौपाल, जहां आम दिनों में लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब सूना पड़ा था। ठंड ने हर किसी को घर में कैद कर दिया था। गांव का बुजुर्ग हेमलाल, जो अक्सर गांव वाले को इकट्ठा कर कर कोई न कोई सुझाव बताता था, वह चौपाल पर पहुंचा और 4-5 लोगों को इकट्ठा कर कर बोला, मोनू, ये ठंड बहुत भयानक है। अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो गांव के बहुत सारे गरीब लोगों का चूल्हा बंद हो जाएगा। हमें जंगल से लकड़ी लानी होगी और अलाव जलाने की व्यवस्था करनी होगी। पर दादा, जंगल तक जाने की हिम्मत कौन करेगा? इतनी सर्दी में तो पैर भी जम जाते हैं और लकड़ियां काटने में पूरा दिन लग जाएगा। बेटा, डर से कुछ नहीं होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। ठंड के आगे हार मान ली तो गांव के कई घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। गांव के लोग हेमलाल की बात से सहमत तो हुए, लेकिन डर और परेशानी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। सब ने मिलकर फैसला किया कि कुछ लोग जंगल से लकड़ियां लाएंगे, जबकि बाकी लोग अलाव जलाने के लिए मिट्टी और पत्थरों की व्यवस्था करेंगे। कुंतीपुर की यह सर्दी केवल मौसम की मार नहीं थी, बल्कि एक बड़ा इम्तिहान लेकर आई थी। गोपाल के घर लौटने के बाद सुषमा ने उसे राहुल की तबीयत के बारे में बताया। गोपाल ने राहुल को देखा तो उसकी खांसी और ठंड से लाल पड़ा चेहरा देखकर चिंता में डूब गया। सुषमा, ऐसा लगता है कि ठंड अब बर्दाश्त के बाहर हो रही है। घर में अलाव जलाना जरूरी है, लेकिन लकड़ियां कहां से लाऊं? धनराज ने आज इतनी देर तक काम कराया कि लकड़ियां लाने का समय ही नहीं मिला। मैंने सोचा था कि जमींदार से कुछ मदद मांग लूंगे, लेकिन वो तो आज मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखी। जमींदार और धनराज जैसे लोगों को हमारी तकलीफों से क्या मतलब? उनके घर तो हमेशा गर्म रहते हैं। हम गरीब लोग जैसे तैसे ठंड में भी अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग हमें इंसान तक नहीं समझते। फिर सुषमा ने रसोई में जाकर कुछ सूखी घास और टूटी लकड़ियां इकट्ठा की, जो उसने बचा कर रखी थी। गोपाल, मैंने कुछ लकड़ियां और घास बचा कर रखी थी। इनसे ज्यादा देर तक आग नहीं जल पाएगी, लेकिन राहुल को ठंड से थोड़ा आराम मिल जाएगा। जैसे तैसे करके सुषमा और गोपाल ने अलाव जलाए, जिससे उनका घर थोड़े गर्म हो सके। सुषमा, क्या ठाकुराइन ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की? वो तो आम तौर पर दयालु दिखाई पड़ती है। अजी, उन्होंने दवाई दी थी जो राहुल को दी है, लेकिन जमींदार के गुस्से की वजह से मैं ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। वो मुझ पर चीखने लगे थे। हमारी जिंदगी में हर जगह वही दिक्कत है सुषमा। हम मेहनत करते हैं, पर लोग हमारी हालत देखकर भी आंखें फेर लेते हैं। ना जाने क्यों लोग हमसे इतना नफरत करते हैं। राहुल अलाव के पास लेटा हुआ ठंड से कांपते हुए खांस रहा था। सुषमा उसके पास बैठी रही और गोपाल को बाहर जाकर लकड़ियों का इंतजाम करने को कहा। गोपाल, कुछ भी करके जंगल से लकड़ियां लाने होंगे। अगर राहुल को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। देखो ना, राहुल की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। ठीक है सुषमा, मैं कोशिश करता हूँ। रात ज्यादा हो गई है, लेकिन जंगल जाना ही पड़ेगा। ठीक है सुषमा, मैं जंगल से लकड़ी लेने जा रहा हूँ। तुम राहुल का ख्याल रखना। फिर गोपाल आधी रात को लकड़ी लाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। सुषमा की आंखें उसके पीछे तक लगी रहीं और उसका दिल दुआ कर रहा था कि गोपाल सही सलामत लौट आए। सुषमा राहुल के पास बैठी उसकी तबीयत को लेकर चिंतित थी। राहुल की तबीयत धीरे धीरे और खराब होने लगी और उसकी सांसें भारी हो रही थीं। राहुल बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा अभी लकड़ियां लेकर आएंगे, फिर हम आग जलाएंगे और ये ठंड तुझे परेशान नहीं करेगी। बस थोड़ी हिम्मत रख बेटा। राहुल ने अपनी माँ की ओर देखा। उसकी मासूम आंखों में दर्द और थकावट साफ झलक रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पापा जल्दी आएंगे ना? हाँ बेटा,
तेरे पापा अभी आएंगे, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, भगवान सब ठीक करेंगे। सुषमा ने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में अजीब सा डर घर कर गया था। राहुल की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने उसे सीने से लगाकर गर्मी देने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी कड़वी थी कि सुषमा की अपनी सांसें भी कांप रही थीं। इस बीच राहुल की सांसें रुकने लगीं। वह धीमे धीमे आंखें बंद करने लगा। राहुल, आंखें मत बंद करना बेटा, तेरी माँ यहाँ है। देख, तूने खाना भी नहीं खाया, तेरे पापा आते ही आग जलाएंगे। लेकिन राहुल अब कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थीं। सुषमा उसे बार बार पुकार रही थी, लेकिन वह अब ठंड की चपेट में आ चुका था। राहुल उठ बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा, तेरी माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी। भगवान मेरे बच्चे को बचा लो। सुषमा ने राहुल को जोर से सीने से लगाया और चीख चीख कर रोने लगी। उसकी चीखें पूरे कुंतीपुर के सन्नाटे को छी रही थीं। थोड़ी देर बाद जैसे ही गोपाल घर पर आया, उसने देखा कि सुषमा बिलक बिलक कर रो रही है। फिर उसने सुषमा से पूछा, सुषमा, ये क्या हुआ और राहुल की आंखें क्यों बंद है? राहुल को क्या हुआ? गोपाल, हमारा बेटा ठंड ने छीन लिया, हम उसे बचा नहीं सके। दोनों पति पत्नी ठंड से हार गए थे। उनका बेटा उनकी पूरी दुनिया अब नहीं रहा। उनके रोने की आवाज ने पूरे गांव को झंझोड़ कर रख दिया। यह ठंड कुंतीपुर के कई घरों को ऐसे ही दर्द दे रही थी, और राहुल की मौत के बाद उनके घर में सन्नाटा छा गया था। जो कभी उनके बेटे की हंसी से गूंजता था, अब एक सुनसान खंडर जैसा लगने लगा था। ठंड का कहर लगातार बढ़ रहा था, और उनके दिलों में बेटे को खोने का गहरा दर्द जम चुका था। सुषमा ने खाना बनाना बंद कर दिया। गोपाल ने काम पर जाना छोड़ दिया। वे दोनों दिन रात बस एक कोने में बैठे रहते, राहुल की यादों में डूबे हुए थे। अगर ये ठंड नहीं होती तो शायद हमारा राहुल आज हमारे साथ होता। भगवान ने हमारे बेटे को हमसे क्यों छीना? सुषमा, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं वक्त पर लकड़ियां ला पाता तो राहुल को बचा सकता था। मैं अपने बेटे को बचाने में असफल रहा। ठंड का कहर लगातार जारी था। उनके पास लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं, और घर के कोने में रखा सारा सामान ठंड से बर्फ जैसा जम गया था। दोनों के शरीर कमजोर होते जा रहे थे। सुषमा ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था, और गोपाल भी पूरी तरह टूट चुका था। शायद अब हमारे पास भगवान के पास जाने का ही समय बचा है। यहाँ हमारी कोई जरूरत नहीं रही। हमारा बेटा हमें पुकार रहा होगा। हाँ गोपाल, अब इस जीवन में कुछ बचा ही नहीं। ठंड ने सब छीन लिया। मुझे भी राहुल के पास जाना है, मुझे और सहन नहीं होता। वह दोनों ऐसा कहकर एक दूसरे के पास बैठकर सुबह का इंतजार करने लगे। अगली सुबह गांव वालों ने गोपाल और सुषमा को घर के अंदर एक दूसरे का हाथ पकड़े ठंड से जम चुके पाया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने अपने बेटे के पास पहुंचकर सुकून पा लिया हो। कुंतीपुर गांव वालों के लिए यह एक और त्रासदी थी। ठंड ने एक और परिवार को खत्म कर दिया। गांव के लोग गोपाल, सुषमा और राहुल को याद करते हुए उनके घर के पास अलाव जलाने लगे, मानो उनकी आत्माओं को शांति देने की कोशिश कर रहे हो। ये ठंड का मौसम सिर्फ बर्फ नहीं, बल्कि कई घरों की खुशियां अपने साथ ले गया था। कुंतीपुर अब और भी गहरे सन्नाटे में डूब चुका था। कुंतीपुर के लोग गोपाल, सुषमा और राहुल की कहानी को कभी नहीं भूल पाए। उनका घर, जो अब खंडहर बन चुका था, गांव के लोगों के लिए एक चेतावनी बन गया।